गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO। इसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोलते हैं MBR। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के फादर हैं पीटर एफ ड्रकर। उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉर्पोरेट लेवल, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल मैनेजर्स लेवल। मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, एट द कॉर्पोरेट लेवल, एट द डिपार्टमेंटल लेवल एंड एट द इंडिविजुअल मैनेजर्स लेवल। और इन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का तरीका क्या होना चाहिए कि वो सबऑर्डिनेट्स को इन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने से पहले उनके आइडियाज़, उनके व्यूज़, उनके थॉट्स को कंसीडर करें, उनको इन्वॉल्व करें अपने डिसीजंस में, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स में, ताकि सबऑर्डिनेट्स को काम करते टाइम, अपने टारगेट या अपने टास्क को कंप्लीट करते टाइम ऐसा ना लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि उनको ऐसा फील हो कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने खुद डिसाइड किए हैं, ये टारगेट्स उन्होंने अपने लिए खुद डिसाइड किए हैं। तो वो हमेशा मोटिवेटेड फील करें, खुद को सेल्फ कंट्रोल रखें और उनका मोरल कैसा रहे, हाई रहे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि मैनेजमेंट को कहता है कि आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना चाहिए कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जब ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो उससे पहले आप अपने सबऑर्डिनेट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व करें, उनके आइडियाज़ लें, उनका व्यूज़ लें, उनके थॉट्स लें, उनसे पूछें कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स, ये टारगेट सेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उनको एटलीस्ट कंसीडर करें, जो वो आइडियाज़ दे रहे हैं उनको कंसीडर करें। ऐसा करने से मैनेजमेंट को, हम सबऑर्डिनेट्स को हमेशा ये लगेगा कि यस, हमारी मैनेजमेंट हमें पूछती है, हमारी कुछ वैल्यू है, हम सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आए हैं। दे बिलीव अस, दे ट्रस्ट अस। और उनका इस वजह से उनका मोरल हमेशा इंक्रीज़ रहता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पर उनका ट्रस्ट बना रहता है, जिससे वो अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं और वो मोटिवेटेड फील करते हैं, सेल्फ कंट्रोल फील करते हैं। ठीक है, देखिए, पहले ट्रेडिशनली जब ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता था तो उनका तरीका ये होता था कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर देती है, गोल्स को सेट कर देती है, और उन ऑब्जेक्टिव्स और उन गोल्स को अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ पर, सबऑर्डिनेट्स पर सिर्फ थोप दिए जाते थे कि आपको ये टास्क करना है, आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके देने हैं, आपको ये गोल अचीव करना है कैसे भी। इसके लिए मैनेजमेंट उनके उनके ऊपर हमेशा एक कंट्रोल रखती थी, ठीक है, नज़र रखती थी कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट उन ऑब्जेक्टिव्स और उन गोल्स से सेल्फ मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, उनको ये लगता था कि ये काम उनका नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का है। देखिए, जब कोई काम हम अपने लिए करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, तो हम उसमें हमारा काम करने का तरीका अलग होता है। हम हमेशा, हमारा मोरल उस काम को कंप्लीट करने के लिए हाई रहता है, हमारे एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है उस पर्टिकुलर काम को करने के टाइम पर। लेकिन अगर कोई काम हमें ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है तो हम वो काम अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रहे होते, उस टाइम पर हमारा एनर्जी लेवल लो रहता है, हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होता है कंट्रोल करने के लिए। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो कहते हैं ना कि डंडे से काम करवाना, दैट इज़ जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता था कि डंडे से काम करवाना, कि उनके ऊपर एक डंडा रहता था कि अगर नहीं करोगे तो जॉब चली जाएगी, नहीं करोगे तो वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी, नहीं करोगे तो तुम्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे।
ये होता था ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अभी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपको कैसे अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, MBO जैसी, MBR जैसी, जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, सेल्फ कंट्रोल रखें। वो आप कैसे रख सकते हैं? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर ये फीलिंग जनरेट हो जाए कि यस, हम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हैं, हमसे कुछ पूछा जाता है, हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को, हमारे व्यूज़ को कंसीडर किया जाता है। जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव बनता है, जब भी कोई गोल सेट होता है, तो हमसे पूछा जाता है कि आप इस गोल को आप अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको ये गोल अचीव करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और वो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर ये फीलिंग आती है कि यस, ये टारगेट तो मैंने खुद डिसाइड किया था। अगर मैं अपना ये टारगेट, खुद डिसाइड करा हुआ टारगेट, मैं टाइमली नहीं अचीव कर पाऊँगा, तो क्या होएगा कि मैंने अपनी ही बात को फुलफ़िल नहीं किया। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं MBO अप्रोच में। दिस इज़ द MBO अप्रोच। अब इसके फीचर्स क्या हैं? देखिए, फर्स्ट फीचर है इसका गोल ओरिएंटेड। हमने जो डिपार्टमेंट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर और जो कॉरपोरेट लेवल पर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, वो सब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। अल्टीमेटली जो भी इंडिविजुअल लेवल पर जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिपार्टमेंट लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अल्टीमेटली किसको अटेन करने के लिए बनाए गए हैं? ऑर्गेनाइजेशन के और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जो इनका चीफ गोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का चीफ मोटिव होता है, चीफ ऑब्जेक्टिव होता है, उनको अचीव करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाता है। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड, इंटीग्रेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सी, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं एक मैनेजर के, डिपार्टमेंटल लेवल पर जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। अगर वो अलग अलग होते तो हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एज डायनेमिक एंटिटी। MBO ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक एंटिटी समझता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट हमेशा पड़ता रहता है। इंटरनल फैक्टर को तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जोर नहीं चलता। तो एक्सटर्नल फैक्टर जब ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक नेचर की है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव स्टैटिक नेचर के कैसे हो सकते हैं? वो भी फ्लेक्सिबल ही होंगे। सपोज़ अगर हमने आज कोई ऑब्जेक्टिव या कोई गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन कल ही कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए गवर्नमेंट की जिसमें उस प्रोडक्ट पर बैन लग जाए, तो अगर आप ऐसे में भी उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो क्या उसका सेल कर पाएंगे? नहीं, उसका सेल नहीं होगा, वो मार्केट में नहीं बिकेगा। तो ऐसे में उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूज़लेस है, वेस्टेज है। तो आपको अपने प्रोडक्ट का, जो आपने आइडिया बनाया था कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँगा, आपको उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा, उस गोल को ड्रॉप करना पड़ेगा, और अपने गोल के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर डायनेमिक होता है। तो उसी तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि जब जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स अगर चेंज हों, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर सकें। फोर्थ है पार्टिसिपेटिव इन नेचर। हमने पहले ही बात करी कि मैनेजमेंट एक ऐसा MBO एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमें सबऑर्डिनेट्स के थॉट्स को, आइडियाज़ को, व्यूज़ को कंसिडर करना है,
ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में हमें पार्टिसिपेशन चाहिए सबॉर्डिनेट्स का भी। सुपीरियर का तो पार्टिसिपेशन होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सबॉर्डिनेट्स का भी पार्टिसिपेशन चाहिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में, तो ये एक पार्टिसिपेटिव है। नेक्स्ट, इट मैचेस ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। ये ऑब्वियस है, जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने रिसोर्सेज को ज़रूर देखना होगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज के हिसाब से हम जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं वो हम अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सी, हमने बोल दिया कि हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, हम एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, लेकिन हमारे पास अगर फंड्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या हम दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में ऐसा ऑब्जेक्टिव या ऐसा गोल डिसाइड करने का क्या फ़ायदा जब हमारे रिसोर्सेज ही नहीं हैं। तो हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले अपने रिसोर्सेज को देखना चाहिए और उनके साथ मैच करने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फिलॉसफी नॉट अ टेक्निक। सी, फिलॉसफी और टेक्निक में डिफरेंस क्या होता है? टेक्निक एक ऐसा तरीका है या ऐसा मेथड है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर ही लागू हो सकता है, ठीक है, वो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सपोज़ अगर हम एक टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो टेक्निक हम सिर्फ उसी एरिया में अडॉप्ट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके लिए हमने उसको अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम कोई टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो हम एचआर में भी लगा देंगे, सेल्स में भी लगा देंगे, मार्केटिंग में भी लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल एक टेक्निक है और इसको हम सिर्फ स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम एचआर डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में नहीं लगा सकते। तो टेक्निक वो होती है कि जिस चीज़ के लिए हमने उसको अडॉप्ट किया हम उसको उसी एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट फिलॉसफी क्या होती है? फ़िलॉसफी ये होती है जिसमें अगर हम कोई फ़िलॉसफी अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर फील्ड और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वो बिलोंग नहीं करती। फ़िलॉसफी हमेशा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेके चलती है, एक लेके चलती है और हम उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो एमबीओ एक फ़िलॉसफी है, टेक्निक नहीं है। ये एक तरीका है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स को कैसे मोटिवेटेड फील करवा सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेटिव फील करवा सकते हैं, कैसे सेल्फ कंट्रोल फील करवा सकते हैं और इन चीज़ों के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेवेंथ है हमारा वेटेज टू रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एमबीओ जो कॉन्सेप्ट है वो वेटेज देता है किसको? रिव्यू करने में और परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कि बार बार हम अपने सबॉर्डिनेट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते रहें, रिव्यू करते रहें और बार बार उसमें अप्रेजल करते रहें, मतलब बढ़ोतरी होती रहे हमारे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस में। जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं, जब नेक्स्ट टाइम करें तो वो उससे अच्छा करें, फिर उससे अच्छा करें, हमेशा उनकी परफॉर्मेंस में अप्रेजल होता रहे। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स। सी, एमबीओ ये नहीं कहता कि हमें सबॉर्डिनेट्स को दबा करके रखना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करके रखना चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, उनको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। सब एमबीओ बिलीव करता है कि हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को फ्री छोड़ने देना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए टास्क कंप्लीशन से, ना कि इससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कर क्या रहे हैं। जैसे कि आप इसको अभी कोविड के एग्जाम्पल से मैच कर सकते हैं। कोविड में मैक्सिमम कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब घर से आप काम कर रहे हो तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप
पर कोई नज़र नहीं रख रहा, आपके पास वो इन्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन आपके पास ऑब्वियस कुछ ना कुछ टास्क ज़रूर होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इस टाइम पर सिर्फ यही है कि आप उन टास्क को, उन गोल्स को, उन अल्टीमेटम्स को टाइमली ख़त्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब उनका मुद्दा ये नहीं है कि आप कैसे बैठ के काम करें, चाहे आप लेट के काम करिए, चाहे आप बैठ के काम करिए, चाहे आप घूम के काम करिए, चाहे आप दिन में करिए, चाहे शाम को करिए, चाहे रात को करिए, लेकिन उनको अपना काम करा हुआ मिलना चाहिए, ना कि आपको 9 से 5 इस जगह बैठे ही रहना है, काम चाहे हो या ना हो। तो एमबीओ क्या कहता है, सबऑर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपना काम कैसे भी कर सकते हैं, उनके पास उस काम को करने के लिए सुइटेबल रिसोर्सेज हों, ठीक है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से। ये नहीं है कि आपकी डेजिग्नेशन तो है सिर्फ एक सिंपल टीम लीडर की और आप डिसीजंस ले रहे हो मैनेजरियल लेवल के। नहीं, ऐसा नहीं, जो आपकी डेजिग्नेशन है आप उसके हिसाब से डिसीजन लेने में बिल्कुल फ्री हो, अपना काम करने का तरीका चूज़ करने में आप बिल्कुल फ्री हो, आप किस तरीके के रिसोर्सेज चाहते हैं उन रिसोर्सेज आप ले सकते हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके के कोई बाउंडेशंस नहीं होती। एमबीओ लास्ट है आपका, गिव वेटेज टू रिजल्ट नॉट टू वर्क। ये बात हमने कहा कि एमबीओ फोकस करता है सिर्फ रिजल्ट पर, कैसे आ रहे हैं रिजल्ट इस बात से फोकस नहीं करता। इट डजेंट मैटर कि आप 1 घंटे के रेस्ट टाइम को, रेस्ट इंटरवल को 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वाई यू आर कन्वर्टिंग, वाई यू आर टेकिंग योर रेस्ट इंटरवल 2 hours फॉर 2 hours इंस्टेड ऑफ 1 hour। कोई नहीं पूछ रहा कि आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे क्यों रेस्ट पर थे। अब आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने ये काम इस तरीके से क्यों नहीं किया, आप 9 से 5 बजे तक अपनी सीट पर क्यों नहीं थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये काम दिया गया था तो आपने ये काम टाइमली ख़त्म क्यों नहीं किया। तो एमबीओ फोकस करता है रिजल्ट पे, ना कि काम करने के तरीके पे। ये फीचर्स थे आपके। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेस। दिस इज़ सॉरी स्टूडेंट, ये स्लाइड थोड़ा फ्लिप कर गई। नेक्स्ट प्रोसेस, देखिए फर्स्ट आपका स्टेप है प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिंग। मैंने जब भी बात किया, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं तो आप हमेशा जब भी कोई काम करेंगे तो वो किससे बिलोंग करता होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहला आपका स्टेप है, उसमें आप क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको सेट करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ द चीफ ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, दैट इज़ चीफ ऑब्जेक्टिव। सपोज़ मैंने कोई एनजीओ बनाया है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों की सेवा करना, ठीक है, दैट इज़ माय चीफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज़ सब्स्ट्री ऑब्जेक्टिव। सब्स्ट्री ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो चीफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्ट्री ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एम को लेके, किसी मिशन को लेकर के, किसी विजन को लेकर के फॉर्म की गई है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ता है, सब्स्ट्री ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ता है, जो कि उस मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो। अगर हमारा टारगेट ये है कि हम 5 साल बाद इंडिया की मोस्ट फेमस कंपनी बन जाएं, ठीक है, सबसे अच्छी प्रोडक्ट हमारे ही हों, हम पूरा मार्केट एक्वायर कर लें, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर देंगे कि इस साल हमें ये प्रोडक्ट की सेल यहाँ तक करनी है, नेक्स्ट ईयर हमें यहाँ अचीव करना है, थर्ड ईयर हमें यहाँ अचीव करना है। दीज आर द सब्स्ट्री ऑब्जेक्ट जो कि हम मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनाए जा रहे हैं,
ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट में ये भी है कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करेगा, उसमें पार्टिसिपेशन किसका भी रहेगा, सबॉर्डिनेट्स का भी रहेगा, ताकि वो अपने आप को क्या फील करें कि हम यस वी आर द पार्ट ऑफ दिस organization. We are not working for any other person, we are working for ourselves. हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा सोचते हैं तो आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आपका मोरल इंक्रीज़ हो जाता है और आप अपने काम को बहुत अच्छे से और टाइमली अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेकंड है आपका की रिजल्ट्स एरिया। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लिया। दूसरे नंबर पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के की एरियाज़ को डिसाइड कर लेंगे। की एरियाज़ जैसे कि जो जिनके ऊपर हमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मच इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। सपोज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए फॉर्म की गई है, बेसिक मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाने का। तो फर्स्ट की एरिया क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट में गुडविल अर्न करने का। सेकंड एरिया क्या हो गया, अर्निंग मार्केट गुडविल। थर्ड क्या, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस का। जब तक हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो क्या हम काम अच्छा कर सकते हैं। तो थर्ड एरिया क्या हो गया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, कि मुझे मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, कि मेरे को फंड्स कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आज के टाइम पर वो ही टिकेगा जो कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ की एरियाज़ हैं जो उसके बाद हमें डिसाइड करने हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये की एरियाज़ हैं, इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इन एरियाज़ पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड है सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव सेटिंग। एक बार जब हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लिया तो हम लोअर लेवल्स पर भी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंटल लेवल पर, इंडिविजुअल मैनेजरियल लेवल पर। हर मैनेजर का, हर पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग ऑब्जेक्टिव, कुछ अलग टास्क दिया जाता है और वो पर्सन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उस डिपार्टमेंट का अपना अलग टास्क होएगा, अलग ऑब्जेक्टिव होएगा। तो ये सब भी हमें छोटे लेवल पर भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें सबऑर्डिनेट्स के पार्टिसिपेशन के साथ डिसाइड करने हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव्स कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कंट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, डिफर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम जो भी नीचे लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव्स हम कॉरपोरेट लेवल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ही बना रहे हैं। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ आपका है मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स विद रिसोर्सेज। ये बात तो हमने फीचर्स में भी डिस्कस कर ली कि हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले देखना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर हम उन रिसोर्सेज को नहीं देखेंगे तो हम उन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर भी लेते हैं तो हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हमें देखना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे उसी के हिसाब से तो हम फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो बाद में। सपोज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स बना दिए कि एचआर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग के ये हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के ये हैं, प्रोडक्शन के ये हैं, और हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं। अब हमें हर डिपार्टमेंट को फंड्स अलॉट करना होगा। तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि एचआर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर कितने एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। अब इतने एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे तो उनको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि एचआर डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल नीड्स ये हैं, इस डिपार्टमेंट को फंड्स की ज़रूरत इतनी पड़ने वाली है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमें मार्केटिंग पे कितना खर्चा करना है,
तो उस डिपार्टमेंट को कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन यूनिट तो मेन है सबसे ज़्यादा, जब प्रोड्यूस ही नहीं होएगा तो अदर डिपार्टमेंट तो वेस्ट हैं। तो इस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देखना होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। नेक्स्ट है पीरियडिक मीटिंग्स। जब हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्यों मीटिंग्स होंगी तो उससे हम जो भी काम हो रहा है उसको एक बार इवैल्यूएट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि ये काम सही ट्रैक पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जो वर्क प्रोग्रेस है वो हम अचीव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हमने पहले डिसाइड कर दिया था कि ये टारगेट इस आदमी को इतने दिन में ऐसे कंप्लीट करना है, क्या उसी डायरेक्शन में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंडली पीरियडिक मीटिंग्स का ये भी फ़ायदा होता है कि एक मैसेज जाता है एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, कि यस हमारा जो बॉस है वो हम में इंटरेस्ट ले रहा है, हमारे काम में इंटरेस्ट ले रहा है। एक बार टास्क दे दिया फिर आपसे मिले नहीं, आपसे कुछ पूछा नहीं, तो आप अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर देंगे कि किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है, जब होएगा तब हो जाएगा। एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन की ज़रूरत हर आदमी को पड़ती है, ठीक है। तो वो ये पीरियडिकल मीटिंग्स एक तरीके से मोटिवेशन का काम करती हैं। जब उनसे पूछा जाता है आपने इतना काम कर लिया, आपके कलीग ने तो आपसे ज़्यादा कर लिया, सी उनको तो आपसे डिफ़िकल्ट टास्क मिला था तब भी उन्होंने कर लिया, तो आप क्या फ़ील करेंगे, यस मैं पीछे रह गया, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, जब आपसे कोई पूछता है यस अपनी प्रॉब्लम बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि यस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा बॉस है उसको हमारी फ़िक्र है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हमें भी उनकी तरफ थोड़ी क्या दिखानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपने अपना काम भी ख़त्म कर लिया, ठीक है, तो आपको देखना है कि जो एक्चुअल वर्क हुआ है वो प्री डिटरमाइंड वर्क के या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली है भी या नहीं है। अगर कुछ गैप आया है, कुछ डेविएशन है जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बीच में और जो एक्चुअल काम हुआ है उस बीच में कुछ डेविएशन है, तो पता लगाओ वो डेविएशन किन कारणों की वजह से हैं। ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो वो काम नहीं कर पाए। फिर उन एम्प्लॉयज़ को अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि भाई इनके अंदर तो वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है, इनकी स्पीड स्लो है काम करने की, ठीक है, तो इनको नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस में क्या हो सके, अप्रेजल हो सके। दिस इज़ द प्रोसेस। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के की एरियाज़ जिनके ऊपर फोकस की ज़रूरत है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, वो एरियाज़ डिटरमाइन करने हैं। फिर आपको थर्ड नंबर पे सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स मींस डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल मैनेजर लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना है। फिर आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिसोर्सेज के साथ मैच करना है कि पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मुझे कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप सभी ऑब्जेक्टिव्स के बीच में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फिर आप पीरियडिकल मीटिंग्स लेंगे ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करें, ठीक है, और आपको पता लगे कि जो वो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ द फाइनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि अगर काम ठीक से हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन से एम्प्लॉयज़ इसके पीछे रीज़न है जिन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, क्या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। आई होप आपको MBA अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।